अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो न्यू क्लासेस हैं वो अच्छे से चल रही होंगी। इस वीडियो में जो न्यू बुक है पंजाब बोर्ड की फ़िज़िक्स की 9th क्लास की, इसका जो यूनिट 2 है उसकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है उसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो इसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, इसमें जो फर्स्ट वाला है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो जो ये डिस्टेंस है ना, फासला, और डिस्प्लेसमेंट, इनकी मिकदार बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। तो इसको ना एक्सप्लेन करना है इस स्टेटमेंट को। इसका जो आंसर है, डिस्टेंस इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस वो होता है जो आपने मुकम्मल फासला या पाथ के ऊपर जिस पे मूव करके वो ट्रैवल किया है ना, वो। वाइल डिस्प्लेसमेंट जो है इज़ द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो आपका स्टार्टिंग और जो एंडिंग पॉइंट है उनको एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें तो वो जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगी, इंक्लूडिंग डायरेक्शन। तो उसमें डायरेक्शन जो होती है वो भी इंक्लूड होती है, यानी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होती है, जबकि डिस्टेंस जो है उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में बगैर टर्न के लिए, यानी मोड़ मुड़े बगैर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। तो अगर स्ट्रेट लाइन पे है तो ये दोनों चीज़ें सिमिलर होंगी, यानी जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगी। इफ़ डायरेक्शन चेंजेस, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए, डिस्टेंस बिकम्स ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो उस टाइम जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे जो सीधी लाइन लगाते हैं वो होगी, जबकि डिस्टेंस जो होगा वो तो एक्चुअली जो उस जिस पाथ पे ट्रैवल किया है उस सारे की पैमाइश को कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है, जैसे मूविंग फ्रॉम 5 मीटर ईस्ट, यानी आपने 5 मीटर ईस्ट की तरफ मूवमेंट की है और फिर वापस ना 5 मीटर वेस्ट की तरफ 5 मीटर। तो इससे क्या होगा, डिस्टेंस तो उस सारे रास्ते की पैमाइश करेंगे तो 5 + 5 10 मीटर हो जाएगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट है वो लास्ट और स्टार्टिंग पॉइंट का जो लाइन है ना वो होगी। तो जब हम वापस उसी जगह पे आ गए हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सिमिलर हो गया है, तो उस वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 0 होगी। इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड, जब गोली फायर की जाती है तो इट्स वेलोसिटी विद विच इट लीव्स द बैरल इज़ कॉल्ड द मुज़ल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो जिस रफ्तार से, जिस वेलोसिटी से वो बैरल यानी उसकी नाली से ना निकलती है, इससे जो वो है ना वो गन जो है उसकी मुज़ल वेलोसिटी कहते हैं। तो द मुज़ल वेलोसिटी ऑफ वन gun with a longer barrel is lesser than that of another gun with a shorter barrel। यानी लंबी नाली वाली जो गन है ना उसकी मुज़ल वेलोसिटी छोटी नाली वाली जो गन है उसके मुकाबले में कम होती है। इन विच गन इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट लार्जर। तो किस वाली जो गन में ना गोली का जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा होगी। तो अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर जो है ना, एक्सेलरेशन ऑफ अ बुलेट डिपेंड्स ऑन द चेंज in velocity and distance over which this change occurs। तो जो बुलेट है उसका जो एक्सेलरेशन है, उसकी जो स्पीड है ना या वेलोसिटी है, उसमें जो तब्दीली आती है ना, वेलोसिटी में जो चेंज आता है, और इसका जो डिस्टेंस है, ये इन दोनों पे डिपेंड करता है। जो एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी पे भी और जो डिस्टेंस है उन दोनों पे डिपेंड करता है, जिसमें ना ये चेंजमेंट आ रही है। तो सिंस अ शॉर्टर बैरल गन प्रोड्यूसेस अ हायर मुज़ल वेलोसिटी, तो चूँकि जो छोटी नाली वाली जो गन है उसकी मुज़ल वेलोसिटी ज़्यादा होती है, द बुलेट इन दिस गन मस्ट गेन स्पीड मोर रैपिडली ओवर अ शॉर्टर डिस्टेंस। तो इसलिए जो गोली को कम फासले में ज़्यादा रफ्तार हासिल करनी पड़ती है, इसके नतीजे में ना दिस रिजल्ट्स इन ग्रेटर एक्सेलरेशन। तो इसकी वजह से उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी ज़्यादा होती है। इसी तरह जो इसके ऑपोजिट है, यानी इन कॉन्ट्रास्ट, अ लॉन्गर बैरल गन प्रोवाइड्स मोर डिस्टेंस फॉर द बुलेट टू एक्सेलरेट ग्रेजुअली लीडिंग टू लोअर एक्सेलरेशन बट अ स्मूदर इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो ये जो है ना, इसके बरक्स जो लंबी नाली वाली गन है
उसमें गोली को ज़्यादा वक्त मिलता है ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता ना स्टेप बाय स्टेप या ग्रेजुअली रफ्तार यानी एक्सेलरेट कर सके ना, अपनी वो रफ्तार को बढ़ा सके। तो जिसके बायस इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कम होती है, लेकिन जो जो वेलोसिटी में इजाफा होता है ना वो स्मूथली होता है। वेलोसिटी उसकी जो इंक्रीज़ होती है वो ग्रेजुअली यानी स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ होती है। इसी तरह जो थर्ड क्वेश्चन है, फॉर अ कंप्लीट ट्रिप एवरेज वेलोसिटी वाज कैलकुलेटेड। किसी एक मुकम्मल चक्कर के लिए ना जो एवरेज वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट किया गया है। इट्स वैल्यू केम आउट टू बी पॉजिटिव। तो उसकी वैल्यू जो आई है वो पॉजिटिव है। इज़ इट पॉसिबल दैट इट्स instantaneous velocity at any time during the trip had the negative value। तो क्या इसकी कीमत जो है ना ये मुमकिन है कि किसी भी उस दौरान ना किसी भी लम्हे वो माइनस में आ सकती है। तो इसकी जस्टिफिकेशन देनी है अपने आंसर की। इसका आंसर लिखेंगे येस इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है, फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू बी नेगेटिव इवन इफ़ द एवरेज वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव। तो ये बात मुमकिन है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना वो माइनस में आ जाए, चाहे जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है वो मुस्बत हो। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे होगी कि एवरेज वेलोसिटी इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। उसको फार्मूला जो कि जिसके थ्रू इसको कैलकुलेट करते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं टोटल टाइम के साथ। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट स्पेसिफिक मोमेंट। तो ये जो होती है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी ख़ास या मखसूस लम्हे पे जब हम फाइंड करते हैं ना तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, यानी किसी ख़ास या स्पेसिफिक मोमेंट पे। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स मोस्टली इन वन डायरेक्शन, अगर वो एक ही सिमत में चली जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, बट ब्रीफली मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो लेकिन वो कुछ देर के लिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब उसने मूवमेंट की है, इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी नेगेटिव एट दैट मूवमेंट। तो उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी उस ख़ास लम्हे पे जब उसने ऑपोजिट मूवमेंट की है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो नेगेटिव होगी। हाउएवर इफ़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स पॉजिटिव, हालांकि उस टाइम जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी वो तो पॉजिटिव होगी ना, एवरेज वेलोसिटी विल स्टिल बी पॉजिटिव, और उसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो भी पॉजिटिव रहेगी। इसकी जो एग्जांपल है, अ कार मूव्स 15 मीटर फॉरवर्ड एंड देन 6 मीटर बैकवर्ड, यानी कार ने पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में 15 मिनट मूवमेंट की है और फिर बैकवर्ड ना 6 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ाहिर है माइनस करके आएगी, 15 माइनस 6 जो कि 9 है, जो कि पॉजिटिव है। वाइल मूविंग बैकवर्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो जब बैकवर्ड मूवमेंट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो थी वो नेगेटिव थी, फिर भी जो एवरेज वेलोसिटी है ना वो पॉजिटिव ही है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी v। तो एक बॉल को थ्रो किया गया है स्ट्रेट अप ना, तो इसको वर्टिकल मूवमेंट कहते हैं और उसकी वेलोसिटी v है। इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड इन टाइम t, तो उसको वापस t टाइम में ना वो ग्राउंड पे वापस आ गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन। तो इनमें से कौन सा जो ग्राफ है ना, ये जो डायग्राम्स दिए गए हैं तो उसकी करेक्ट मूवमेंट को शो कर रहा है। तो इसके एक्सप्लेन भी करना है साथ साथ इसका रीज़न जो है। तो पहले तो इसका जो आंसर है ना ये जो डायग्राम के थ्रू, उसमें जो ए जो है ए वाली ग्राफ जो है वो करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ना उसकी मूवमेंट को। और इसका रीज़न ये है कि व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी v, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली अनटिल इट रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट। यानी जब आप उसको ऊपर फेंकते हैं तो अपवर्ड जाते जाते ना उसकी जो वेलोसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होते होते एक पॉइंट आता है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ना वो ज़ीरो हो जाती है कम होते होते। देन एज इट फॉल्स बैक, जब वो वापस मुड़ती है ना वहाँ से, जैसे आपने बॉल को ऊपर फेंका है तो एक पॉइंट आएगा ऊपर जाते जाते वो उस पॉइंट पे रुक जाएगी, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। मतलब आहिस्ता आहिस्ता जब आपके हाथ से गई है ना बॉल उस टाइम वो ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी, लेकिन जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची है ना वो और आगे नहीं जा सकती तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। तो जब वो वापस आनी शुरू होगी तो उसकी वापसी पे ना एज इट फॉल्स बैक इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी।
तो दिस हैपन्स बिकॉज ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। उसकी जो बेसिक रीज़न है कि ग्रेविटी जो है ना, जो ज़मीन की कशिश है शकल है, वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है और जो स्लो करेगी ना बॉल को वाइल गोइंग अप, क्योंकि बॉल को ज़मीन जो है वो अट्रैक्ट कर रही होती है नीचे की तरफ। जब वो ऊपर जा रही है ना तो ज़मीन की कशिश की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जाती है और एक पॉइंट आता है जब वो रुक जाती है, फिर वापसी पे ज़ीरो से वो दोबारा इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है और एक पॉइंट ना यानी ज़मीन के करीब आके वो मैक्सिमम जो है वेलोसिटी गेन कर लेती है। तो यहाँ पे ये दिस हैपन्स बिकॉज ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड स्लोइंग द बॉल वाइल going up and speeding it up while coming down. Question 5 जो है, the figure given below shows the distance time graph for the travel of a cyclist. तो ये distance time graph दिया हुआ है कि एक साइकिलिस्ट जो है वो ट्रैवल कर रहा है, तो इसकी फाइंड करनी है वेलोसिटीज़। तो इसने यहाँ पे ये सेगमेंट्स बनाए हुए हैं ना, इसके पोर्शन बनाए हुए हैं, एक ए पोर्शन है, एक बी पोर्शन है, एक सी पोर्शन है। वेलोसिटी है ना, ए सेगमेंट पे कितनी है, बी सेगमेंट पे कितनी है, सी सेगमेंट पे कितनी है, तो इसका सोल्यूशन जो है उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो सबसे पहले जो सेगमेंट ए है 0 से लेके 6 मिनट तक ना, तो यहाँ पे इनिशियल डिस्टेंस 0 है और फाइनल डिस्टेंस जो है 1.8 है। तो फाइनल डिस्टेंस में से इनिशियल वाले डिस्टेंस को माइनस करेंगे, यानी 1.8 में से 0 को माइनस करेंगे और जो टाइम है वो 6 मिनट्स है, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे जो कि आएगा 0.3 किलोमीटर पर मिनट। इसी तरह जो सेगमेंट बी है जो कि 6 से लेके 12 वाले मिनट तक है, इसमें जो इनिशियल वाली होगी ना अब जो 6 मिनट पे है वो अब 1.8 है और फाइनल जो इनिशियल जो डिस्टेंस है वो 1.8 किलोमीटर है और जो फाइनल डिस्टेंस है वो भी 1.8 किलोमीटर है। तो इसकी जो टाइम है ना 6 से लेके 12 मिनट तक, तो 12 में से 6 को माइनस करें तो 6 मिनट आएंगे और 1.8 को 1.8 में से माइनस करेंगे, यानी फाइनल डिस्टेंस में से इनिशियल डिस्टेंस को माइनस करें तो 0 आ रहा है, जिससे फिर डिवाइड होकर आंसर भी 0 आ जाएगा जो सेगमेंट बी है इसका। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 0 किलोमीटर पर मिनट आई हुई है। इसी तरह जो सेगमेंट सी है उसका जो है 12 से लेके जो 20 मिनट तक है ना, ये वाला हिस्सा जो है उसमें इनिशियल डिस्टेंस तो 1.8 है और फाइनल डिस्टेंस जो है वो 0 किलोमीटर है। तो यहाँ से जो टाइम है वो 8 मिनट है और फाइनल जो डिस्टेंस था ना 0, उसमें से इनिशियल डिस्टेंस 1.8 को माइनस करें तो -1.8 और 20 में से 12 को माइनस करें तो 8 मिनट आ रहे हैं। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि मोशन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे आप गाड़ी तेज़ तेज़ चल रही है ना, तो आप जब उसको ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उस टाइम कम हो रही होती है वेलोसिटी, तो वो उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह जो 6th वाला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल दैट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 at an instant of time but its acceleration is not 0? If yes, give an example of such a case. तो क्या ये मुमकिन है कि किसी जिस्म की जो वेलोसिटी है ना किसी लम्हे पर 0 हो लेकिन इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 0 ना हो, और अगर ऐसा मुमकिन है तो उसकी कोई एग्जांपल देनी है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, yes it is possible for an object's velocity to be 0 at a certain instant while its acceleration is not 0. हाँ, ये मुमकिन है ना कि किसी जिस्म की जो वेलोसिटी है किसी ख़ास लम्हे पे 0 हो लेकिन उस वक्त उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 0 ना हो। इसकी जो एग्जांपल है ना कि व्हेन अ बॉल इज़ थ्रोन स्ट्रेट अप, जब हम उसको ऊपर फेंकते हैं हवा में तो इट स्लोज डाउन एज इट गोज़ अप ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऊपर जाते जाते वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेविटी की वजह से स्लो डाउन हो जाती है। तो एट दैट हाईएस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। जब वो फुल पीक पॉइंट पे पहुंचती है ना बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है फॉर एन इंस्टेंट, यानी एक लम्हे के लिए, द बिफोर इट स्टार्ट फॉलिंग बैक डाउन। जब वो वापस मुड़ना शुरू होती है ना तो एक लम्हे के लिए ना उसकी जो 0 हो जाती है वेलोसिटी। तो उस टाइम हाउएवर इवन एट दैट मोमेंट, उस वक्त भी ना, लेकिन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो भी उस पर एक्ट कर रहा होता है जिसकी वैल्यू 9.8 या फिर 10 होती है डाउनवर्ड, तो इज़ स्टिल एक्टिंग ऑन इट, जो कि उस पर एक्ट कर रही होती है। यानी ग्रेविटी की वैल्यू उस वक्त भी 0 नहीं होती, लेकिन
पीक पॉइंट पे, जब हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होगी, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो नहीं होगी। तो यहाँ पे ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीटेड है। नेक्स्ट में जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, इनमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ कैन अ वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, एक्सप्लेन। तो एक वेक्टर को ग्राफिकली ना कैसे दिखाया जा सकता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसकी वजाहत करनी है। इसका आंसर जो है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो एट वन एंड। तो वेक्टर को एक सीधी लाइन जो है उसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके एक एंड पे ना एरो का निशान लगाना होता है, यानी जिस तरफ उसकी डायरेक्शन जा रही होती है। The length of the line represents the magnitude of the vector while the arrow shows its direction। तो वो जो लाइन है उसकी लंबाई जो होती है या लेंथ जो होती है वो वेक्टर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो एरो हेड है वो उसकी डायरेक्शन यानी सिमत को जाहिर करता है। इसी तरह ये जो इसकी डायग्राम भी है सामने, इसके थ्रू भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट स्टेप में ना, ड्रॉ अ लाइन रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट वेक्टर। तो एक लाइन ड्रॉ करनी है पहले जो कि वेक्टर की नुमाइंदगी कर रही होगी। इसी तरह सेकंड स्टेप में, ड्रॉ द सेकंड वेक्टर सच दैट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टचेज द टेल ऑफ द सेकंड। तो दूसरा वेक्टर इस तरह ड्रॉ करना है, इस तरह उसकी लाइन खींचनी है कि पहले वेक्टर का जो हेड है ना, जिस तरफ एरो आपने लगाई हुई है, वहाँ पे दूसरे वेक्टर की जो टेल है वो उसको छू रही हो, सेम एंगल से जैसे वो रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह थर्ड जो है पॉइंट, द रिजल्टेंट वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह हासिल करना है कि पहले वेक्टर की जो दुम होती है या टेल होती है उसको लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन किया जाता है, जितने भी वेक्टर्स हैं। तो इस तरह अगर दो हैं तो फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल को और लास्ट वाला जो वेक्टर है उसके हेड को आपस में ज्वाइन करें तो जो आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसी तरह जो क्वेश्चन 2 है उसकी तरफ मूव करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन और स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इनमें डिफरेंस बताना है। तो पहले जो है फर्स्ट पॉइंट जो है रेस्ट और मोशन जो है, इसको डिस्कस आउट करते हैं। रेस्ट एंड मोशन ना, उसमें से रेस्ट जो है, a body is at rest if it does not change its position with respect to its surrounding। तो अगर कोई बॉडी जो है अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करती तो कहते हैं कि वो जो है वो रेस्ट में है। इसकी जो एग्जांपल है, सपोज आप मोटरसाइकिलिस्ट स्टैंडिंग ऑन द रोड इज़ एट रेस्ट बिकॉज ही इज़ नॉट चेंजिंग हिज पोजीशन। यानी कोई मोटरसाइकिलिस्ट है वो खड़ा हुआ है ना रोड पे, तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। इसी तरह जो मूवमेंट है या मोशन है, अ बॉडी इज़ इन मोशन इफ़ इट इज़ चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो मूवमेंट जो है, अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से अपनी पोजीशन को तब्दील कर रही है तो हम कहेंगे कि वो मूवमेंट में है, यानी वो मोशन में है। इसकी जो एग्जांपल है, अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइविंग ऑन द रोड इज़ इन मोशन एज ही इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग हिज पोजीशन। तो मिसाल जो है कि अगर एक मोटरसाइकिल जो सवार है ना वो सड़क पर मूव कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, तो वो हरकत में है क्योंकि वो मुसलसल अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर रहा है। इसी तरह स्पीड और जो वेलोसिटी है, जो सेकंड पार्ट था ना क्वेश्चन का, तो उसमें से पहले जो स्पीड है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। तो कोई भी जो बॉडी है उसका तय करदा जो फासला है, जो डिस्टेंस उसने कवर किया है यूनिट टाइम, यानी जो गिवन टाइम है ना, मिनट, सेकंड, हावर, तो उसके अकॉर्डिंग, तो जो भी उसने डिस्टेंस कवर किया हुआ है वो उसकी स्पीड होगी अकॉर्डिंग टू टाइम। तो इसका जो फार्मूला है ना स्पीड का, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो स्पीड को v बोलते हैं और इसका सिंबल है ना स्पीड का v है। इसी तरह डिस्टेंस का सिंबल s है और टाइम का t।
तो इसका जो फार्मूला है v इज इक्वल टू एस बाई टी, और इसका जो एस आई यूनिट है ना पैमाइश जिसकी जब की जाती है तो मीटर पर सेकंड में या फिर किलोमीटर पर हावर में, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है यानी इसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह जिसका दूसरा पार्ट है वेलोसिटी जो है, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो किसी जिस्म के तय करदा फासला यानी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको वक्त के साथ जो तकसीम करेंगे या डिवाइड करेंगे तो उससे वेलोसिटी हासिल होगी। यानी ये ऐसी स्पीड होती है जिसमें साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो इसमें डायरेक्शन जो है ये मस्ट है, इसके बगैर वेलोसिटी नहीं होगी बल्कि वो स्पीड हो सकती है। तो वेलोसिटी जो है इसका जो फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो वेलोसिटी को v से और डिस्प्लेसमेंट को d से और टाइम को t से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका जो यूनिट है वेलोसिटी का वो भी सेम ही है स्पीड की तरह, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर हावर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी इसमें डायरेक्शन जो होती है वो मस्ट है, डायरेक्शन इसमें ज़रूरी है। इसी तरह जो थर्ड वाला क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन आल्सो गिव एग्जांपल्स। तो मुख्तलिफ इकसाम की जो मूवमेंट है मोशन जो है उसकी वजाहत करनी है और साथ उसकी जो मिसालें हैं वो भी देनी है। फर्स्ट जो है टाइप ऑफ मोशन वो है ट्रांसलेटरी मोशन। तो इफ़ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ इन द सेम डायरेक्शन इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। जब कोई जो बॉडी है वो एक सीधी सिमत में ही या सीधी लकीर में एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करे तो इसको ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। इसकी जो एग्जांपल है द मूवमेंट ऑफ अ ट्रेन और अ कार, यानी रेल की या जो कार की मूवमेंट है, ये इसकी एग्जांपल में ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल में लिख सकते हैं। तो आगे जो ट्रांसलेटरी मोशन है इसकी टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहली जो है लीनियर मोशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन। तो जब कोई बॉडी जो है एक सीधी लकीर पे ना मूवमेंट करे तो ये लीनियर मोशन होगी। इसकी एग्जांपल जो है फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो गिर रहा है ना स्ट्रेट नीचे की तरफ। तो इसी तरह इसकी जो दूसरी टाइप है रैंडम मोशन, इफ़ अ बॉडी मूव्स इन एन इर्रेगुलर वे इट इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। यानी अगर कोई बॉडी कोई बेकायदा तरीके से इर्रेगुलर वे से मूवमेंट कर रही हो तो वो रैंडम मोशन होगी। तो यहाँ पे इसकी जो एग्जांपल है मोशन ऑफ स्मोक पार्टिकल्स और अ बी, यानी जो स्मोक पार्टिकल्स हैं धुएं के जो ज़र्रात होते हैं उनकी मूवमेंट जो बेतरतीबी से फैल रहे होते हैं। इसी तरह या किसी जो शहद की मक्खी वगैरह की जो मूवमेंट है वो भी रैंडम मोशन होगी। इसी तरह जो सर्कुलर मोशन है व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो जब कोई बॉडी जो है एक दायरे में हरकत कर रही हो तो इसे सर्कुलर मोशन कहेंगे। उसकी एग्जांपल में ना फेरिस व्हील जो है झूला उसकी हरकत जो है ये लिख सकते हैं। इसी तरह जो दूसरी मेन टाइप है रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन जो है इफ़ अ बॉडी स्पिन्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट इट इज़ कॉल्ड रोटेटरी मोशन। तो जब कोई बॉडी जो है किसी मुकर्ररा पॉइंट के गिर्द ना घूम रही हो तो वो जो होगी वो रोटेटरी मोशन होगी। जैसे इसकी एग्जांपल है ना अ फैन और अ वॉशिंग मशीन ड्रम। तो जैसे कोई फ़ैन की मूवमेंट है या जो वॉशिंग मशीन के अंदर ड्रम लगा होता है उसकी जो मूवमेंट है वो रोटेटरी मोशन में आती है। इसी तरह जो वाइब्रेटरी मोशन है इसको अर्तवाशी हरकत भी कहते हैं। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली इट इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो जब कोई बॉडी बार बार आगे पीछे मूव कर रही हो तो उसको वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। और इसकी एग्जांपल जो है अ स्विंग और अ सीसा, यानी ये सीसा जिस पे वो बच्चे बैठते हैं ना एक साइड पे तो वो नीचे करते हैं फिर दूसरी साइड से, इसी तरह या फिर यह झूला जो है ये इसकी एग्जांपल में आएगा। इसी तरह जो फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि ये जो डिस्टेंस है ना फासला और जो डिस्प्लेसमेंट है जो मिनिमम होता है ना दो पॉइंट्स के बीच में, डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस है दो पॉइंट के दरमियान जो कम से कम फासला होता है, तो इन दोनों के बारे में इनका डिफरेंस बताना है। तो पहले जो है डिस्टेंस के बारे में द टोटल
length of the actual path covered by a moving object is called distance. तो टोटल जो लेंथ होगी एक्चुअल पाथ जिस रास्ते पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस रास्ते को, बेशक वो कर्व्ड शेप में है, तो उसकी जो टोटल लेंथ होगी वो डिस्टेंस है. इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, और ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डिस्टेंस में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती. तो मीनिंग इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, यानी इसमें सिर्फ क्वांटिटी होती है, उसकी मिकदार होती है, एंड नो डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती. और इट्स यूनिट इज़ मीटर, तो इसका जो यूनिट है वो मीटर है. इसी तरह जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ मोशन. तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी फर्स्ट पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट है उसके बीच में एक सीधी लाइन लगानी है. तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट में वो जो सीधी लाइन है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करती है, और उसके अलावा कोई भी जो लाइनें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तक पहुंचाएं वो सब की सब डिस्टेंस हो सकती हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इस ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की. मीनिंग इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी इसमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू की भी ज़रूरत होती है, और साथ साथ डायरेक्शन की भी. और इसका जो यूनिट है वो है मीटर. और एक्सप्लेनेशन जो है इसकी, सपोज अ कार मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी. तो एक कार जो है वो मूव कर ही रही है एक पॉइंट से बी पॉइंट तक ना, तो फॉलोइंग अ कर्व्ड रोड द टोटल लेंथ ऑफ द कर्व्ड पाथ ऑफ द कार फॉलोज इज कॉल्ड डिस्टेंस. तो वो कर्व जो पाथ है ना, वो सारा रास्ता जो है उसकी पैमाइश जो करेंगे वो डिस्टेंस होगा, जबकि द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज़ द डिस्प्लेसमेंट. तो ये शॉर्टेस्ट लाइन होगी ए से बी पे स्ट्रेट लाइन, वो रिप्रेजेंट करेगी डिस्प्लेसमेंट को. तो उसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू ग्रेडियंट्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, एक्सप्लेन विद डायग्राम्स. तो फासला और वक्त जो है ना, रफ्तार और वक्त जो है, यानी डिस्टेंस और टाइम और साथ में स्पीड और टाइम जो ग्राफ है उनकी जो स्लोप्स है ना, वो ज़ाहिर होता है जब आप उसका ग्राफ बनाते हैं. तो इसकी वजाहत करनी है और साथ इसकी डायग्राम जो है वो भी बनानी है. तो पहले जो है ग्रेडियंट ऑफ टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, यानी फासला और वक्त का ग्राफ जो है उसकी स्लोप जो है. द ग्रेडियंट जो है ना, यानी स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी. ये जो है ये एवरेज स्पीड जो है बॉडी की उसको रिप्रेजेंट करती है, यानी ये जो स्लोप होती है ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर. तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ना, कंसीडर अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक जो है उस पर जैसे कंसीडर करें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और उसमें जो मूवमेंट है वो यूनिफॉर्म है, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही. उसका जो सेकंड पॉइंट है, सेलेक्ट टू पॉइंट्स एट T1 एंड T2 वेयर डिस्टेंस आर S1 एंड S2. तो दो पॉइंट्स हैं, एक जो है वो टाइम T1, दूसरा टाइम T2. इसी तरह जो डिस्टेंस है वो S1 और S2. तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, डिस्टेंस कवर्ड जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, एस से फाइंड करेंगे. जो फाइनल डिस्टेंस है ना S2, उसमें से S1 को माइनस कर देंगे, और जो टाइम टेकन है वो ऐसे फाइंड करेंगे, T इज इक्वल टू T2 माइनस T1. और इसका जो ग्रेडियंट का फार्मूला है स्लोप का कि S2 माइनस S1, और इसको डिवाइड करेंगे T2 माइनस T1 से, और स्लोप जो आएगा S2 माइनस S1 से, जो आंसर आएगा उसको S से रिप्रेजेंट करेंगे, और T2 माइनस T1 से जो आएगा वो T से. तो इसी से ना जो स्लोप है ना, V एवरेज यानी एवरेज स्पीड, दस द ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड. तो ये जो है ना, ये जो उसकी स्लोप लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे स्पीड को. फिर जो ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ है, यानी ये जो स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप है, द ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. तो ये जो स्लोप है ना स्पीड टाइम ग्राफ की, ये रिप्रेजेंट करती है जो एवरेज एक्सेलरेशन होती है बॉडी की उसको. तो यहाँ पे कंसीडर अ स्पीड टाइम ग्राफ
ये देख सकते हैं ना आपके स्पीड टाइम ग्राफ। इसका जो सेकंड पॉइंट है, एट टाइम्स ना यानी t1 एंड t2 द स्पीड्स आर v1 एंड v2। तो जो टाइम है ना t1 और t2 उसके अकॉर्डिंग जो स्पीड्स हैं वो v1 और v2। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, चेंज इन स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, जिसको डेल v कहते हैं। तो सेकंड वाली जो वेलोसिटी है ना उसमें से फर्स्ट वाली को माइनस कर देंगे यानी v2 माइनस v1। इसी तरह जो टाइम टेकन है उसको फाइंड करने के लिए t2 में से t1 को माइनस कर देंगे। तो जो ग्रेडियंट का फार्मूला है स्लोप का, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, और v2 माइनस v1 से डेल v आ जाएगा और t2 माइनस t1 से t आ जाएगा। इसी तरह ये जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होगी या फिर एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल होगी। दस द ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो लिहाजा जो ये स्पीड टाइम ग्राफ है, ये जो स्लोप लाइन जो ज़ाहिर करता है ना वो एक्सेलरेशन होती है। इसी तरह जो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो प्रूव करना है कि स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो इक्वल होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट के। तो इसका जो प्रूफ है, केस 1 जो है उसमें ना कि ऑब्जेक्ट मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यकसा यानी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट स्पीड v फॉर टाइम t, तो उसकी जो स्पीड है ना v और उसका जो टाइम है वो t है, तो डिस्टेंस कवर्ड जो है उसको फाइंड करने के लिए v और t को मल्टीप्लाई कर देंगे। द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज अ रेक्टेंगल। तो उस टाइम जो इस ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा वो रेक्टेंगुलर शेप में होगा, तो उसकी लेंथ को t से आप रिप्रेजेंट कर लें और विड्थ को v से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ जो है उसकी जगह t और विड्थ की जगह v पुट कर लें। तो इस तरह ये जो डिस्टेंस होगा ना s, वही उसका एरिया है यानी जो v मल्टीप्लाई t का आंसर है। जो केस 2 है उसमें ऑब्जेक्ट मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह मूव कर रहा है कि उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। इफ़ स्पीड इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू v, यानी स्टार्टिंग में उसकी स्पीड 0 है और बढ़ते बढ़ते v तक पहुंच गई है ना, जो कि कोई नंबर है, और उस दौरान जो टाइम लगा है वो t है। तो डिस्टेंस इज, तो डिस्टेंस क्या होगा, v जो है प्लस जो 0 है वो और डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई t। तो v प्लस 0 तो v होगा और t को तो एज इट इज़ लिख लें, और जो ओवर में 2 है इसको साइड पे 1/2 की शेप में लिख सकते हैं, यानी s जो होगा 1/2 मल्टीप्लाई v मल्टीप्लाई t। द एरिया अंडर द ग्राफ इज अ राइट ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल, और जिसका जो बेस है वो t है और हाइट जो है वो v है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फार्मूला जो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 जो है वो एज इट इज़, और ये जो बेस और हाइट है इनकी जगह v और t को लगा देंगे जो कि डिस्टेंस यानी s के इक्वल होगा। तो इसका जो रिजल्ट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये जो स्पीड और टाइम ग्राफ के जो नीचे का जो एरिया है ना वो ऑब्जेक्ट के तय करदा फासले यानी कवर्ड डिस्टेंस के इक्वल होता है। 7th जो क्वेश्चन है, हाउ कैन इक्वेशंस ऑफ मोशन बी अप्लाइड टू बॉडीज अंडर ग्रेविटी। तो हरकत की जो मोशन की जो इक्वेशंस हैं, मुसावात है, उनको कशिश शकल के तहत हरकत करते हुए जो इल्ज़ाम है ना उन पे कैसे लागू करेंगे, यानी वो चीज़ें जो अंडर द ग्रेविटी एक्ट कर रही हैं या मूव कर रही हैं। तो इसका जो आंसर है ना, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स मूव डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी जो आज़ादाना गिरने वाले इल्ज़ाम हैं वो नीचे की तरफ ना यकसा स्पीड के साथ या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे होते हैं, और उसको जी कहते हैं। द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई टू सच ऑब्जेक्ट्स बाय रिप्लेसिंग एक्सेलरेशन विद जी। तो ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं इनको फिर ए से जी के साथ रिप्लेस कर लेते हैं, यानी यहाँ पे ए लिखा होता है वहाँ आपने जी लिख लेना होता है। तो द इक्वेशंस फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स आर, जो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है ना फाइनल वेलोसिटी वाली इक्वेशन, तो वी एफ जो होगा वी आई प्लस जी टी,
ए को ना जब जी से रिप्लेस करेंगे तो वो ए टी की जगह जी टी हो जाएगी। इसी तरह जो सेकंड वाली है ना, जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2, ए की जगह ना जी लिखेंगे तो यहाँ पे जी टी स्क्वायर आएगा। इसी तरह जो थर्ड वाली इक्वेशन है वेलोसिटी की, उसमें वेलोसिटी जो स्क्वायर इक्वेशन है ये वाली, इसमें 2as होता है नॉर्मली, लेकिन जब a को g से रिप्लेस करेंगे तो 2gs इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है, इसके जो ये क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो हमारा जो चैनल है वहाँ पे इस बुक की जो प्लेलिस्ट है वहाँ वो मौजूद है। उसके अलावा जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी मौजूद है। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।